एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपना एटम्स वाला चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। आपने देखा हम लोग ऑलरेडी एटम्स वाले चैप्टर के MCQ 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर। तो MCQ 1 में सिर्फ सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले MCQs थे। आज हम MCQ 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हमें सारे ऑप्शंस करेक्ट फिगर आउट करने होंगे। तो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जेई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब सेम इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, बट ये वाले क्वेश्चंस हम मेनली इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। आप एक बार इन क्वेश्चंस का आंसर अगर सही से निकालना समझ गए कि कैसे निकालना है तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने एक बार चैप्टर रिवाइज करा है, चैप्टर नहीं रिवाइज करा है तो एटलीस्ट आपने MCQ 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट 7 क्वेश्चंस MCQ 1 थे। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है? एन आयनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। आयनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। ठीक है, क्या बोला है? प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। मतलब न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है, ये दोनों प्रोटॉन किसी छोटे से डिस्टेंस के से सेपरेटेड है। आपसे पूछा है ग्राउंड स्टेट में क्या होना चाहिए। देखो, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयनाइज है, यूजुअली जो नॉर्मल हाइड्रोजन एटम होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब सेंट्रल फोर्स की वजह से एक दूसरे से बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता था। करेक्ट। बट यहाँ पर तो एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स हैं। अगर यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स हैं जो जिनको हमने स्मॉल उससे सेपरेट भी कर रखा है, तो ये चीज़ तो बोर ने नहीं बताई थी, अपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था इसका कोई भी अपने मॉडल में ये। और बट ये पॉइंट बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। बिकॉज नील्स बोर ने ये वाली चीज एक्सप्लेन नहीं की थी। अगर प्रोटॉन सेपरेटेड हो कुछ डिस्टेंस से तब क्या होगा। बोर्स की सारी थ्योरी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए थी। करेक्ट। तो इसका मतलब इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं मूव करने चाहिए उस लॉजिक के अकॉर्डिंग। करेक्ट। दूसरा ऑप्शन आप देखोगे, एनर्जी वुड बी 2⁴ टाइम्स दैट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नॉर्मल एक न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट वुड गो अराउंड द प्रोटॉन्स। ये बात ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट है वो प्रोटॉन के चारों तरफ होंगे, बट इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में घूमेगा नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन शायद से स्टैटिक रहेगा, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपके जो 2 करेक्ट ऑप्शन है वो होंगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूल विल सून डीके इन अ प्रोटॉन एंड एन हाइड्रोजन एटम। तो ये वाली चीज क्यों नहीं हो सकती? प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होगा। प्रोटॉन डीके करना मतलब किसी डीके से खाली एक सिंगल प्रोटॉन एमिट करवाना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल काम है। अपने आप से तो नेचुरली तो कभी भी ऐसा डीके नहीं होगा कि प्रोटॉन एक ये जो आयनाइज्ड हाइड्रोजन है ये एक न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन में डीके हो जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो आंसर हो गया ए और सी। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर एमिंग अ बीम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स फ्री प्रोटॉन्स। यहाँ पे कुछ फ्री प्रोटॉन्स है, आपने इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम को इनके ऊपर इंसिडेंट कराया, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे बोल रहे हैं कि जब ये स्कैटर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन करके एक हाइड्रोजन एटम नहीं बना पाएंगे। देखो ऑब्वियस रीजन है, एटम ऐसे तो नहीं बन जाएगा कि आप ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को पास लेके आए एक प्रोटॉन को पास लेके आए और एटम बन गया। ऐसे तो एटम नहीं बनेगा। जब भी कोई भी रिकॉम्बिनेशन होता है, जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए साइमल्टेनियसली। करेक्ट। वो एनर्जी और उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केपेबल नहीं होता एक पर्टिकुलर एटम फॉर्म करने के लिए खाली एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को पास लाने से। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? तो पहले रीजन तो होगा एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से कभी भी ये रिकम्बाइन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, विदाउट साइमल्टेनियसली रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो क्यों कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं? कैन नॉट कंबाइन विदाउट रिलीजिंग। मैंने यही बोला कि एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी अगर ये ऐसे कंबाइन हो गए। अब क्यों कंजर्व नहीं रहेगी? क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी जब भी ये दोनों चीजें रिकम्बाइन करेंगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिकम्बाइन करेंगी। नेक्स्ट की में क्या बोला? बिकॉज ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व्ड ही रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। बिकॉज ऑफ एंगुलर, तो ये दोनों ऑप्शंस रॉन्ग होंगे। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोर मॉडल फॉर स्पेक्ट्रा ऑफ अ हाइड्रोजन एटम।
तो बोर ने, याद रखना है हमेशा, ये बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। बोर की जो पूरी थ्योरी है, पूरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो बोर ने एक्सप्लेन करा है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, मतलब हाइड्रोजन पे करा था उन्होंने मेन, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे एप्लीकेबल होता है, यानी कि आपके जैसे He+, हीलियम एटम के लिए आप बोर्स एटॉमिक थ्योरी नहीं अप्लाई कर सकते। यू कैन ओनली अप्लाई इट फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ओनली। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, बोर मॉडल फॉर स्पेक्ट्रा ऑफ अ हाइड्रोजन एटम विल नॉट बी एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ऑब्वियसली बात है, एटम के लिए एप्लीकेबल है पूरी की पूरी थ्योरी, मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं एप्लीकेबल है। विल नॉट बी एप्लीकेबल एज इट इज फॉर अ हीलियम एटम, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। He+, Li2+, इन सब के लिए एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हो गई अब, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलिड ओनली एट रूम टेम्परेचर, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रिडिक्ट्स कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस, ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ कंटिन्यूअस डिस्क्रीट, वो सिर्फ क्या बोलती थी कि डिस्क्रीटली एनर्जी का डिसिपेशन या एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे हमने स्पेक्ट्रल लाइंस का डिस्कशन किया था कि एनर्जी कंटिन्यूअसली रेडिएट या एब्जॉर्ब नहीं होती, बट पैकेट्स में रेडिएट या फिर एब्जॉर्ब होती है। तो कंटिन्यूअसली नहीं, ये सिर्फ ये प्रिडिक्ट करता है, ये अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस वर्ड नहीं होता तो ये करेक्ट होता, तो ये सिर्फ प्रिडिक्ट करता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाल्मर सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो बाल्मर सीरीज कौन सी होती है, जब आपका थर्ड एनर्जी लेवल, मतलब n = 3 में आता है, या फिर n = 3 को और क्या बोलते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आता है, तो कौन सी सीरीज होती है, बाल्मर सीरीज होती है, करेक्ट। इसको कैसे याद रखना है, जैसे पहली सीरीज क्या होती है, लाइमन, n = 1 होता है आपका ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है तो लाइमन होती है सीरीज, फिर बाल्मर, फिर पास्चन, ऐसे करके आपको 5 स्पेक्ट्रल सीरीज बताई थी, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड। ठीक है, अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ही सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, नॉट कंपलसरी। कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर खाली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रह जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आएंगे। हम ये नहीं बोल सकते विद कंफर्मेशन कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ही एक ही एनर्जी शेल में या एक ही एनर्जी लेवल में जाके बैठेगा। तो क्या बोल रहे हैं, इफ यू मेजर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन एन एक्साइटेड एटम फॉल्स टू द ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में फॉल होने से तो नहीं होता, ये किस स्टेट में फॉल होने से होता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ यू मेजर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशंस बिटवीन एक्साइटेड स्टेट्स एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम मेजर करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी अगर गिरे होंगे ग्राउंड स्टेट से, तो अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का भी चेक करेंगे तो भी हमको दिखने चाहिए बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, इन एनी ट्रांजिशन इन एन हाइड्रोजन एटम, तो किसी भी ट्रांजिशन में तो नहीं होगा। अगर मान लो सिर्फ आपके जो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में अगर सिर्फ ट्रांजिशन हो रही है, या फिर ग्राउंड से ग्राउंड में ही मतलब एक्साइटमेंट हो रही है किसी तरीके से, तो हर ट्रांजिशन में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्या बोला है, सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज विद हायर फ्रीक्वेंसीज गेटिंग क्लोजली पैक्ड। ऑफ कोर्स सी बात है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम होता जाता है, तो फ्रीक्वेंसी भी जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी वो उतनी ज्यादा क्लोजली पैक होती चली जाती है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे बी और डी। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एनर्जी वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या बोला है, एनर्जी ऑफ nth लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी E2 माइनस E1 बाय H। E2 माइनस E1 बाय H का मतलब क्या है, E2 इज सेकेंड शेल में जो सेकेंड एनर्जी लेवल है, जब n की वैल्यू 2 होगी तो सेकेंड एनर्जी लेवल की एनर्जी E2 है, फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी को हम E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि आप एक्साइटेशन कहाँ से कहाँ कर रहे हो, फर्स्ट शेल से दूसरे शेल में या दूसरे एनर्जी लेवल में आप एक्साइट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को, तभी आपने एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1 बाय H लिया है। एनर्जी डिफरेंस यूजुअली किसके इक्वल होता है, मतलब एनर्जी क्या होती थी h न्यू डिवाइडेड बाय h का रहा है, तो यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट होगी। क्या ऑप्शन बोला है, इट विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड एट ऑल, ऐसा तो नहीं है, लाइट एब्जॉर्ब तो होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, मतलब हायर शेल में। सम ऑफ द एटम्स विल मूव टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बिल्कुल सही बात है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ एटम्स एक्साइट होकर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोला है, ऑल एटम्स विल बी एक्साइटेड, तो ऑल नहीं होंगे, अगर यहाँ पर भी सम लिखा होता तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे, वो भी सेकंड में नहीं जाएंगे।
क्यों? क्योंकि E2 माइनस E1 ले रहे हो आप, एनर्जी इतनी सफिशिएंट है ही नहीं। सेम लास्ट ऑप्शन में क्या बोला है? नो एटम्स विल मेक अ ट्रांजिशन टू n इज इक्वल टू 3। ऑब्वियस ही बात है, n इज इक्वल टू 3 में अब देखो, हाँ हम सेकंड की बात कर रहे थे, हमने E2 माइनस E1 लिया है, तो सारे ऑल नहीं जा सकते, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ एटम्स सेकंड में गए होंगे, कुछ फर्स्ट में ही रह गए होंगे, पहली चीज तो इसलिए सी ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे ऑल लिखा है। डी ऑप्शन करेक्ट क्यों है? नो एटम्स क्यों लिखा है? क्योंकि थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी है? E3 होगी, एंड ऑफ कोर्स सी बात है E3 की वैल्यू E2 से तो बड़ी होगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा होगी सेकंड से, क्योंकि हमने एनर्जी दी ही सिर्फ सेकंड से भी थोड़ी सी कम है। एनर्जी डिफरेंस क्या है? E2 माइनस E1, तो ऑफकोर्स ही बात है एनर्जी उतनी सफिशिएंट है ही नहीं कि थर्ड शेल में चला जाए, थर्ड लेवल में चला जाए, तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके बी और डी करेक्ट इस केस में। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंपल बोर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल टू He4 एटम। He4 एटम को क्यों एप्लीकेबल नहीं है? तो क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि ये हाइड्रोजन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल होता है, तो इनर्ट गैस वाला रीजन नहीं होगा। न्यूट्रॉन, इट हैज वन मोर इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सब्जेक्ट टू सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स वाला पॉइंट मैंने आपको MCQ 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब करे थे तब भी समझाया था। जब भी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, जब भी प्रोटॉन ज्यादा आ जाए, जब भी प्रोटॉन ज़्यादा आ जाए या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाए, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जहाँ आएगा, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आया तो इलेक्ट्रॉन सब सेंट्रल फोर्सेस को बाइंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे इंडिविजुअली न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, तो जो उन सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो अब एक सेंट्रल फोर्स नहीं रह जाएगी। क्योंकि वो सेंट्रल फोर्स नहीं रह जाएगी इसलिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन MCQ 2 टाइप ऑफ सीरीज का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। आई होप आपको एक अच्छा रिवीजन मिला होगा एंड आपको हेल्प मिली होगी वीडियो से। जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे, एक अच्छा रिवीजन मिल गया होगा चैप्टर का। इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।